हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सीधा सा इसका जो निकालेंगे सार कि प्रश्न का सार क्या है, तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, क्यों हम ऐसा करें। तो ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है, बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। बी है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, इसलिए हमें उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरी बात कह रहा है, प्रश्न अनन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। जो प्रश्न है वो हमारी अनन्य क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अधिगम को आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसलिए हमें उन्हें कक्षा में प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। और डी कह रहा है कि प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो अब आप फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन अब तक कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि उनमें बुद्धि की कमी है। ऐसा हमें उन्हें कुछ भी नहीं रियलाइज़ करवाना है, बल्कि बुद्धि जिसकी कम है उस बच्चे को भी प्रोत्साहित करना है कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। अभ्यास की आवश्यकता होती है, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, प्रश्न अनन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो भी हमने सिखाया है, जो भी बच्चे ने सीखा है, उसे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, अच्छी तरीके से निष्पादित कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा, देखिए ये चीज़ें जब किसी राइटर के अकॉर्डिंग पूछ ली जाती हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस राइटर के बारे में पूरी थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट से अच्छे से परिचित हों। तो यहाँ वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। ऐसा कौन सा अधिगम से संबंधित कथन है जो वाइगोत्स्की के द्वारा अधिगम और विकास के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है। ऑप्शन ए है, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी है, अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। सी है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और डी है, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। लेकिन ये उत्तर कब सही है, जब आपका वाइगोत्स्की के द्वारा पूछा जा रहा है। तो उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या निकलता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, हम वो अच्छे से सीख सकते हैं जो हमारे विकास से भी आगे बढ़ करके है। जैसे बच्चा जो है, मानते हैं कि वह पहले भाषा को क्या करेगा, बोलना सीखेगा, उसके बाद ही अपने विचारों को रख पाएगा। लेकिन वो बिना भाषा के भी क्या कर सकता है, इशारे से अपने विचारों को रख सकता है। तो क्या हुआ कि विकास अभी उसका भाषा का बाद में हुआ, लेकिन उसने कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करना सीख लिया है। इसी तरीके से अन्य उदाहरणों में भी हम इसे सेट कर सकते हैं कि जो विकास है वो क्या होता है, कभी कभी पीछे रह जाता है, लेकिन अधिगम क्या होता है, उससे आगे निकल जाता है। तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो ऑप्शन ए है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग भी देना। बी है, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। सी है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो यदि हम सही समस्या के समाधान उपलब्ध ही करा देंगे तो बच्चा इसमें क्या करेगा, कुछ नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है। सी की तरफ चलेंगे कि बच्चे पाठ्य पुस्तक में समस्याओं के हल को देखें, इसके लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करें। तो वो सिर्फ देखते रहेंगे लेकिन अपनी तरफ से करेंगे कब, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समस्या समाधान के लिए वस्तु के रूप में पुरस्कार देना, तो ये एक
कह सकते हैं लालच को भी बढ़ावा देगा और जो उनमें सिर्फ वस्तु के लालच के कारण ही कार्य करने को प्रेरित करेगा, जो उनकी जागरूकता स्वप्रेरणा को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, उनके सामने समस्याएं प्रस्तुत हों और उनके सामने छोटी छोटी समस्याओं को लाना, सवालों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, कथनों के माध्यम से, और उन्हें हल करने के लिए खुद ही मौके देना। यदि वह कहीं पर परेशान होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक पाड़ ढांचा निर्माण के रूप में, एक सहयोगी के रूप में उनकी थोड़ी बहुत मदद करना, ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत भी करती है। वह क्या कर रही है? तो पहले तो आप अच्छे से प्रश्न समझ चुके होंगे कि एक विद्यार्थी क्या कर रहा है। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, कुछ मुख्य बिंदु उसने निकाले और उसको रेखांकित कर लिया, उसका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण भी बनाती है, उसे दृश्य रूप में भी प्रस्तुतिकरण करके देखती है, बनाती है कि इससे कैसे कैसे चीज़ें बन सकती हैं, और क्या करती है, प्रकरण की समाप्ति जब हो जाती है तो अपने दिमाग में ही उनसे कई सारे प्रश्नों को भी बनाती है कि इससे क्या क्या प्रश्न निकल सकते हैं। तो ऐसा वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो वह कौन सी प्रक्रिया इनमें से कर रही है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि विचारों के संगठन के द्वारा जो विचार है उनको संगठित कर रही है और अपने चिंतन को क्या कर रही है, निर्देशित मतलब एक दिशा दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना करके प्रकरण की समाप्ति की है, प्रश्न भी बना रही है, यानी कि उसने जो सीखा है उसको एक उचित दिशा की तरफ भी ले जा रही है, करने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें एक बार पढ़ लिया और यही हूबहू आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। CDP का मतलब है आपकी समझ का विकसित होना, आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना उस बारे में समझ सकते हैं, उस हिसाब से ही आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि नियंत्रित होता है। बी है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। और सी है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों में बाह्य रूप से आंकलन नहीं कर लिया जाता। डी है अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो कितना मैं कहूँगी कि बहुत ही सरल प्रश्न है ये आपके लिए। आप थोड़ा सा इसे विश्लेषण कर पाएंगे कि कथनों में आप किससे सहमत हैं और अधिगम के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम फटाफट से उत्तर देखेंगे तो हम देखेंगे कि अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन से नियंत्रित होता है। जी नहीं, इसके लिए आंतरिक प्रेरणाएं भी हमारी जो है महत्वपूर्ण से भूमिका निभाती हैं। फिर हम देखेंगे तभी घटित होता है जबकि इसका अंकों में बाह्य रूप से आंकलन नहीं कर लिया जाता, तब तक यह घटित नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अधिगम हमारा बिना अंकों के आंकलन के भी घटित होता है। नेक्स्ट है केवल तभी होता है जब व्यवहार में सुस्पष्ट हो। ऐसा भी नहीं है, व्यवहार में ही हमारा अधिगम झलके, ये जरूरी नहीं है। हम मानसिक रूप से या हम अन्य किसी संज्ञानात्मक रूप से भी अपने अधिगम को बढ़ा सकते हैं। जरूरी तो नहीं उन्हें क्रियाओं और व्यवहार के द्वारा ही सामने प्रदर्शित किया जा सके। नेक्स्ट है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगम के लिए जो परिवेश है वह किसी ना किसी समाज में हम जुड़े होंगे, किसी ना किसी संस्कृति से जुड़े होंगे। एक अकेला व्यक्ति कभी भी अधिगम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह या तो किसी से देख के सीखेगा, या तो किसी से सुन के सीखेगा, या तो उस परिवेश में रह करके सीखेगा। तो क्या चाहिए उसके लिए? सामाजिक या सांस्कृतिक कुछ ना कुछ चीज़ें तो घटक उसके लिए चाहिए ही चाहिए। अकेले रह करके वो किसी भी प्रकार का विकास या अधिगम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? हमें एक ऐसे बच्चे का पहचान करना है जो सृजनात्मक बालक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। और सी है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। डी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना।
तो हमें उसके सृजनात्मक विकास का जो है पहचान करनी है। और सृजनात्मक विकास का ही मतलब है कि वह अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाए। इसके लिए वस्तुनिष्ठ होगा तो वह किसी एक ऑप्शन के लिए बाध्य हो जाएगा और उसमें उसके स्वयं की रचनात्मकता देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण में क्या होगा कि एक मानक निर्धारित है जिसके तहत भी वह अपनी रचनात्मकता दिखाने में कुशल नहीं रह पाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह साथियों के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये होगा कि वह स्वयं समस्याओं को किस प्रकार से हल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को विस्तृत रूप से तब अवलोकन करना जब वह उस समय समस्याओं को हल कर रहा हो, कि किस तरीके से वह समस्याओं को हल कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं और आप क्या हैं, गणित की अध्यापिका हैं, तो आप क्या विश्वास करती हैं? विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थियों के कार्यावधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। मतलब उनकी जो कार्यविधि है, ज्ञान है, उनको जानने की आवश्यकता होती है चाहे भले ही वो संकल्पनात्मक आधार को समझते ना हो फिर भी। सी है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल देखते ही गलत हो जाना है कि इनमें से कौन सा आप विश्वास करती हैं कि उनमें पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उनमें पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। और जब ये हमारा गलत हो जाएगा इसका मतलब उपर्युक्त सभी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं, यानी कि जो उनकी गलतियाँ होती हैं उससे ये पता चलता है कि वे कैसा चिंतन कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। उनकी गलतियों से ही हम उनके समझने के स्तर का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। एक बच्चे को हम सहारा दे रहे हैं और इस प्रकार से दे रहे हैं, किस मात्रा में दे रहे हैं, ये परिवर्तन किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए अध्यापिका की मनोदशा क्या है, बच्चे का नैसर्गिक योग्यताएं क्या है, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार क्या है, या बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन। हम एक बच्चे को सहारा देंगे तो उसे किस मात्रा में दें, किस प्रकार से दें, इन सब चीज़ों में परिवर्तन करना किस चीज़ पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चे के निष्पादन का स्तर, यानी कि बच्चा किस तरीके से कार्यों को निष्पादित कर रहा है, किस तरीके से समस्याओं को हल कर रहा है, किस तरीके से अभ्यास कर रहा है, ये उसके तरीके और उसके स्तर पर डिपेंड करेगा कि हम उसको सहारा कितनी मात्रा में दें, किस प्रकार से दें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। ऑप्शन ए एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, इसीलिए बच्चा अनुत्तीर्ण होता है। बी ऑप्शन है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है, यानी बच्चा इसलिए असफल हो रहा है, इसलिए अनुत्तीर्ण हो रहा है क्योंकि उसके माता पिता की शिक्षा का और आर्थिक स्तर अच्छी नहीं है। सी है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है, यानी बच्चे की जो असफलता है, असफलता की जो सारी व्यवस्था है, ये बच्चे के प्रति जो प्रतिक्रिया करने की उसकी असमर्थता है, प्रतिबिंब है, उसके लिए जो है जाना जा रहा है। इससे आप सहमत हैं? ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, देखिए सरकार प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, इसका प्रभाव बच्चे के अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण होने पर नहीं पड़ता है। ये एक सहयोगी संसाधन के रूप में कार्य करेगा, ना कि पूरी एक डिपेंड हो जाएगा बच्चा इसी पे कि संसाधन नहीं मिल पाए तो हम उत्तीर्ण हो गए, तो ये चीज़ तो गलत है। माता पिता का शिक्षा का स्तर कम होने के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और बहुत अच्छे खासे पद पर रहे भी हैं, तो ये नहीं कह सकते कि उनके माता पिता का स्तर अच्छा नहीं है इसलिए बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं या उनकी आर्थिक स्थिति में कमी है। नेक्स्ट अगर हम देखें सी कि बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया, जो भी हम बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जैसे भी वो असफल हो रहा है, इन सभी कारणों की असमर्थता एक प्रतिबिंब है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है कि
पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की एक्स अवस्था में है। अब अवस्था क्या है? 2 से 7 वर्ष की। किसके अनुसार है? पियाजे के अनुसार है। पियाजे की थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी तो बहुत आसानी से प्रश्न निकल जाना है। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है और डी है संवेदी गतिक अवस्था में है। तो हम फटाफट से यहाँ पर ये देख लेंगे कि कौन सी अवस्था जो है कितने वर्ष के अंतर्गत आती है। तो संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष आती है। फिर आपकी कौन सी आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक, कब? तो 2 से 7 वर्ष की होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष की होती है। और फिर आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 15 या इससे प्लस भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी सबसे लास्ट में आती है। तो अगर हम बात करें इस क्रम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाती है? सबसे पहले आपकी आ जाती है संवेदी पेशी अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक और डी आपकी 4 नंबर पर आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक। तो 2 से 7 के बीच में कौन सी आ रही थी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चा किस तरीके से चीज़ों को निष्पादित कर पा रहा है। तो ऑप्शन है अपसारी चिंतन होता है, बी है अभिसारी चिंतन होता है, सी है सामवेगिक चिंतन होता है और डी है अहमवादी चिंतन होता है। तो अच्छे से याद रखेंगे, ये प्रश्न आपका कई बार गलत भी हो सकता है कि जो सृजनात्मक चिंतन है वह प्रतिभाशाली बालकों में होता है या नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मक चिंतन भी होता है, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों में आपका हमेशा कौन सा चिंतन होगा? अभिसारी। कौन सा होगा? अभिसारी। के साथ साथ अपसारी मिल सकता है, के साथ साथ अपसारी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो 99% आपके प्रतिभाशाली बच्चों में अभिसारी चिंतन देखने को मिलता है। जबकि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनमें कौन सा चिंतन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुरेश एक सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके एक्स में विभिन्नता के कारण है। तो जहाँ पर सुरेश अकेले पढ़ना पसंद करता है वहीं पर मदन समूह में पढ़ना पसंद करता है, ये इन दोनों के बीच में किस प्रकार की भिन्नता है? ऑप्शन ए है मूल्यों में भिन्नता है, बी है अभिक्षमता में भिन्नता है, सी है अधिगम शैली में भिन्नता है या डी है परावर्तकता में स्तर में भिन्नता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा अधिगम की शैली में भिन्नता है, यानी कि उनके सीखने के तरीके में अंतर है। इसे व्यक्तित्व भिन्नता के रूप में भी जान सकते हैं कि उनका अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व है, जिस तरीके से वह चीज़ों को अलग अलग से सीखने के लिए प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि उनकी अधिगम शैली में भिन्नता है, उनके सीखने का जो तरीका है वह अलग अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सी है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, डी है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। पियाजे के अनुसार अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि बच्चा क्या है? एक नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वयं अपनी चीज़ों की, स्वयं अपने ज्ञान का क्या करता है? निर्माण करता है। आप उसे कोई भी चीज़ दे दीजिए, कोई खिलौना दे दीजिए, वो तोड़ेगा, उसके बाद कुछ समय बाद उसको जोड़ कर भी दिखा देगा। कोई पजल्स दीजिए, आप उस देखेंगे कि कुछ समय बाद बच्चा उसे हल करने में सक्षम हो जाएगा। तो उसने क्या किया? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लिया। जानने की, सीखने की जिज्ञासा की इच्छा बच्चे में स्वाभाविक रूप से होती है। सी की बात करें, बच्चा अनेकों प्रकार से सीखता है। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चा किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो एक ही चीज़ को कई तरीकों से सीखने में बिलीव करता है। बी की बात की जाए कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बात पूरी तरीके से गलत है और जो ऑप्शन आपका गलत है वही आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चे केवल कक्ष में नहीं, बल्कि बच्चे समाज में, परिवार में, दोस्तों के साथ, खेल समूह में, किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की अपनी शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का
प्रयोग करना चाहिए या अपनाना चाहिए। तो आप प्राथमिक विद्यालय में चयनित हो चुके हैं और आप बच्चों को क्या करेंगे, आप बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे। ऑप्शन ए है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। बी है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करेंगे। सी है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करेंगे। और डी है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उसकी उपलब्धि के आंकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो आई होप कि आपने अभी तक उत्तर जरूर चुन लिया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए हम अगर पूरी कक्षा के लिए एक ही मानक निर्धारित कर देते हैं का मतलब है कि हमने सभी को एक ही तराजू में तोल दिया है, चाहे वह प्रतिभाशाली हो, चाहे वह औसत बुद्धि का हो, सामान्य बुद्धि का हो, चाहे वह जड़ बुद्धि का हो, सभी के लिए क्या है, एक ही मानक है। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत ही हो जाना है। सी है आपका बी देखेंगे पहले कि प्रत्येक गतिविधि के लिए हम प्रोत्साहन दें, पुरस्कार दें, दंड, यानी कि छोटी सी भी चीज़ बच्चे ने की, लो बेटा पुरस्कार, छोटी सी भी गलती की, लो बेटा दंड। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। हमें अनावश्यक रूप से ना ही पुरस्कार देना है और ना ही दंड देना है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और उनमें कोई गला काट हमें प्रतियोगिता नहीं करवानी है कि नई नंबर तुम्हें लाने ही लाने हैं। इस तरीके की प्रतियोगिता कभी कभी विद्वेष की भावना का भी जन्म दे सकती है। तो हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करानी है, ना कि उन्हें होड़ लगवानी है कि नई नंबर अच्छे आने ही चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि वह अपनी रुचि और अभिरुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें और उनको प्राप्त करने में हम उनकी क्या करेंगे, सुचारू रूप से सहायता भी करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य क्यों देना चाहिए। ऑप्शन है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, छोटे समूह में बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसा नहीं है समूह में करेंगे तो ही जल्दी करेंगे, अकेले जल्दी नहीं कर सकते। एक दूसरे पे हावी होना ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और शिक्षक का काम कम या ज़्यादा होना ये समूह कार्य से कोई भी डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखते हैं, जिससे उन अंदर सहयोग की और सामाजिकता की भावना का भी जन्म होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, बी है अवनत होता है, सी है समान रहता है, डी है बेहतर होता है। तो अगर आप अवनत का अर्थ समझें तो उन्नत का विलोम होता है अवनत, उन्नत माने होता है उठना, अवनत माने होता है नीचे गिरना। और जब हम समूह चर्चा करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा और उनका वक्र आगे की ओर बढ़ेगा। तो स्थिर रहेगा ये भी गलत है, अवनत होगा ये भी गलत है, समान बना रहेगा यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे समूह चर्चा करवाने का कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो ये भी गलत है, जबकि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उनका जो वक्र है सीखने का वह बेहतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना चाहिए। हमें उनको क्या करना है, आधारभूत सहायता देनी है, तो उसके लिए हम उन्हें प्रेरित करने वाले भाषण देंगे। बी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। मैंने ये तो तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम प्रश्न पूछो, लेकिन स्पष्टीकरण तुम लिए रहो हमसे बार बार। नेक्स्ट है मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। डी है अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, उन्हें हम प्रेरित करने के लिए भाषण दे रहे हैं। बच्चों को लंबे चौड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बातें ही नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस भाषण से उनका क्या ही लाभ होने वाला है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना ही हम स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं, तो पता नहीं बच्चे के मन में कौन सा प्रश्न है, क्या जिज्ञासा, और हमारा स्पष्टीकरण अलग ही दिशा में चल रहा है, ये भी गलत है। दोनों प्रकार के उपहार देना, तो उपहार से हम किसी भी बच्चे के अधिगम को स्तर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। डी अगर बात करें अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, इस पर हम क्या करेंगे, उन्हें आधारभूत सहायता दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखना, ऑप्शन आपके सामने है सीखना संवेगों के क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो जो हमारा सीखना है वह क्या करता है, सीखना है, सीखने का अर्थ पहले तो जान लीजिएगा, ये अधिगम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अधिगम की। और अधिगम संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, जी नहीं। संवेगों से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल नहीं। संवेगों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। हमारे जिस प्रकार के भी संवेग होते हैं वो हमारे अधिगम पर प्रभाव
डालते हैं। यदि हमारा संवेग यानी कि अगर बात करें हमारे मनोभाव, हमारे अंदर असुरक्षा की भावना है और उस समय में कुछ भी सिखाया जा रहा है तो हमारा आधे से ज़्यादा दिमाग उस असुरक्षा की भावना के प्रति ही लगा रहेगा और हमारा अधिगम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। यदि हम किसी चीज़ के लिए क्रोध में बैठे हुए हैं उस समय भी हम अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी अधिगम के लिए हमारे जो संवेग है उनको नियंत्रित होना, सामान्य होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो संवेगों का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि अपने चिंतन के अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को हमें शिक्षार्थी के चिंतन को अवधारणात्मक बनाने के लिए क्या करना है। ऑप्शन ए है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। बी है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। डी है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उनके परिवर्तन में लाने के लिए जो भी सुधार हो, संभव प्रयास हो, उन्हें करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। बी है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। याद करना एनसीएफ 2005 बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर रखा है। नकल करना भी आपका उसी के अंतर्गत आ जाएगा। अनुकरण करना, नकल करना, ये भी वही चीज़ आ गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम क्या करेंगे? हम सक्रियबद्धता का अर्थ है कि हम सक्रिय रूप से, निरंतर रूप से जांच पड़ताल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराएंगे जिससे बच्चे के अंदर जो है समझ विकसित हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे और देखिए ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। तो इस प्रकार हमने लगभग 20 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं और उन चारों ही प्रश्नों पर एक स्वस्थ और स्पष्ट व्याख्या भी की है ताकि आप सिर्फ रटे रटाए और बंधे बंधाए प्रश्नों का उत्तर ना दे सकें, बल्कि आप किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाए संबंधित सभी भी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सकें। सीडीपी का एक सीधा सा अर्थ है आपकी समझ का विकसित होना, जिसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो ये बहुत ही सिंपल और इजी सब्जेक्ट आपके लिए बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जरूर पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने अभी तक इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।